हाँ तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो पर। और हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा जो हमारी एक्सरसाइज जो 6.3 थी, उसका जो रिमेनिंग पार्ट था, उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके थे। जो हमारी 6.3 थी हमारी एक्सरसाइज, उसके जो 10 तक के क्वेश्चन थे 1 to 10 है ना, 1 से लगा करके 10 तक के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और हमें करना था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम को बचाते हुए और स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 6.3। ये होगी हमारी, ये लिखा है जैसा कि, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको ले लो और उससे देखो। ठीक है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि आकृति 6 पॉइंट है मतलब 40 पे एक आकृति दी हुई है हमें। कौन से देखो आकृति, देखो एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे, ऐसा और ऐसा है कुछ, देखो। और दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज डी, दिस इज सी एंड दिस इज बी। ओके, और जो ये हमारा ये वाला पॉइंट है, ये कितना है, ई है। ठीक है, और ये जो है एक भुजा जो है, इसको इस प्रकार से थोड़ी इंक्रीज किया गया है, और ये जो है परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे है, लंबवत है जी है पॉइंट एफ। तो फिगर ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ दिया हुआ है, देखो इसमें लिखते हैं गिवन दैट, जो भी हमें गिवन है। ठीक है, हमें जो गिवन है पहली बात वो लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन ये है कि जो हमारा 6.04 जो चित्र है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और फिर ये दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, यानी कि जो ये ए बी वाली भुजा है, ये बराबर होगी ए सी की। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और बाकी सब चित्रानुसार है। ठीक है, बाकी सब क्या है, चित्र के अनुसार है। ठीक है, जो भी हमारे चित्र पे बना गया है वो है सब। ठीक है, हटाओ ये सब। और ये दिया गया है कि जो ए डी हमारा है, ए डी, ये जो ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे हम, ए डी लंबा है बी सी पर। ठीक है, और ये जो है, ये पॉइंट क्या है हमारा, शायद ई है, ई दिया हुआ है। और जो ई एफ है, कौन सा ई एफ, ये जो लंब होगा किस पर, ए सी पर। ठीक है, ई एफ हमारा लंब, ई एफ जो हमारा लंब होगा किस पर होगा, ए सी पर। ठीक है, तो बोल रहा है कि टू प्रूव, यानी कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ई बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज समरूप टू ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल जो हमारा ए बी डी है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, समझो कौन सा है, ए बी एंड डी, ए बी डी है ना, हाँ ए बी डी ही है, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, हाफ ट्रायंगल यहाँ से लेकर के ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, हमें ये समरूप सिद्ध करना है किसके, ई सी एफ, ई सी एफ इस वाले की। अगर मैं डीपली कहूँ तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये वाला हमारा ट्रायंगल है, ये वाला है, ये ए, दिस इज डी एंड दिस इज बी। ठीक है, और जो वो वाला ट्रायंगल है वो ऐसा कुछ बना हुआ है, देखो वो इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, ये है ई, ये हमारा है सी, ये क्या है हमारा एफ, इसका ये कोण 90 अंश का, इसका ये वाला 90 अंश का। ठीक है, तो ये अगर फिगर समझ में आए हो तो आगे बढ़े आगे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, सीधे सीधे प्रूफ की तरफ। प्रूफ इसे बोलते हैं हिंदी में उत्पत्ति। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो है ना कि अगर जो ट्रायंगल हमें समरूप सिद्ध करने होते हैं, हम छेड़खानी भी उन्हीं ट्रायंगलों पे ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो मैं क्या लेता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल कौन सा, ई सी एफ में। ठीक है, ए बी डी और ई सी एफ में मैं ज़रा सा देखता हूँ, कौन सा, ए बी डी और ई सी एफ। ठीक है, तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है कि 90 डिग्री के हैं, तो वो हमें दिए हुए हैं। तो देखो, हमें चाहिए एंगल ये वाला, कौन सा, ये डी एंगल, तो ये क्या होगा, ए डी बी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इसमें एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रत्येक जो है 90 अंश का। ठीक है, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना, आप समझो। अब यदि हमें दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी, देखो ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी, ये क्या गिवन है हमें। अब तुम लोगों ने पहले ये पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके जो सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। देखो ए बी के सामने का कोण क्या है, सी, क्या है सी, और ए सी के सामने का कोण क्या है, बी, है कि नहीं। ए बी के सामने का कौन सा है, सी,
और AC के सामने कौन सा है, B। तो यदि AB इक्वल टू हमें AC दिया है तो AB के सामने कोण कितना है, C है, और AC कितना है, B है। तो यानी कि जो कोण B होगा वो हमारा कोण C के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझो कि कोण B जो है वो ये है और कोण C जो है ये है। हमें दो ट्रायंगल चाहिए थे, वो ज़रा मिक्स थे, तो इससे मतलब नहीं है। हमारा जो B एंगल है ये जो है ये इसके इक्वल हो गया ना। बात समझ में आई ना कि उसने हमें ये इसीलिए दिया है ताकि हम दिमाग लगा सकें और ये बता सकें कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो बस अगर दो एंगल इक्वल हो गए तब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABD इज समरूप टू ट्रायंगल ECF, क्योंकि कोण कोण समरूपता से, ठीक है। कौन सी समरूपता, कोण कोण समरूपता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हमें देखो AB इक्वल टू AC में क्या था, मतलब दिया हुआ था, ठीक है। तो AB के सामने की भुजा का कोण क्या है, C है, और C एंगल आ रहा है किस पे, EFC पे। तो ये एंगल हो गया। और जो AC के जो सामने कोण है वो B है, और B एंगल आ रहा है ABD पे, ठीक है। तो दोनों ये वाले एक एंगल इक्वल हो गया, एक एंगल ये वाला इक्वल हो गया, और एक एंगल ये हमारा पूरा 90 अंश का है, ठीक है। तो अगर दो एंगल इनके इक्वल हो गए तो एक समरूपता होती है ई समरूपता, एंगल एंड एंगल समरूपता, ठीक है। तो उसके थ्रू हम इसको समरूप लिख सकते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो इसे। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। इस पे शायद टोटल 16 क्वेश्चन है, यानी कि 16 क्वेश्चन है पूरे, और वो इस लेक्चर पे हमें डिस्कस भी करने हैं, ठीक है। जो 12वां जो है वो क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। एक अन्य ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, कौन सा, ये ट्रायंगल दिया हुआ है AB एंड C, ओके। एंड देयर इज अनदर ट्रायंगल, वो क्या है, PQR, समझो, PQR, ओके। ये ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है। तो जो क्या है कि AB है, AB साइड एंड BC, देखो इस पर एक क्या है, इसकी माध्यिका है, माध्यिका दैट मीन मिड पॉइंट, यानी कि ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। ये 90 डिग्री का नहीं है, ये केवल क्या है, माध्यिका है, ठीक है। और ये भी क्या है, हमारी माध्यिकाएं हैं। ये यहाँ पर लिख दो, ये क्या है, हमारी माध्यिका है। ये मत समझना कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड्स, नो, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, एकदम माध्यिका है, ठीक है। क्या ये माध्यिका है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट D, एंड ये सब चीज़ें दी हुई हैं तुम्हारे बुक पे। एंड ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, शायद M है, हाँ M है, ठीक है। तो जो हमें गिवन है वो क्या वो हमें ये चीज़ गिवन है कि ABC, देखो पहली बात तो ये गिवन है कि ABC एंड PQR ये क्या है, हमारे ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है हमारे, पहली बात तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। और सेकंड थिंग्स इज दैट कि जो AB, देखो ये बोल रहा है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई क्या, PM, ये हमें दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं जो हैं AB और BC, कौन सी, देखो AB और BC, ओके ओके, AC नहीं, AB और BC है, ये क्या है, AB और BC, और माध्यिका AD होगी। अन्य ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं AB, ये हमारा QR होगा, ठीक है। कौन सा होगा, QR। जो क्वेश्चन पे बोल रहा है बस वही लिखना है, और ज़रा सा भी घबराना नहीं, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, हमें जो प्रूफ करना है, जो कि हमें सिद्ध करना है वो ये है कि ट्रायंगल ABC इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल PQR। हमें दोनों को क्या करना है, हमें सर्वांगसम सिद्ध कर देना है, ठीक है। अब ये सर्वांगसम सिद्ध कैसे होंगे इसके बारे में तो हमें ज़रा माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखो बात ये है ना कि जैसे हमारा BC लिखा हुआ है, मैंने बताया कि जैसे ये माध्यिका है, क्या है कि देखो उपपत्ति की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, प्रूफ की तरफ। जैसे मैंने ये बताया कि AD और जो क्या है कि PM जो है क्या है कि माध्यिकाएं हैं,
पी एम क्या है, ये माध्यिका है, ये क्या है कि ये हमारी माध्यिका है। और यार माध्यिका की ये खासियत होती है, जिस भी साइड के ऊपर ये गिरती है ना, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यानी कि बी डी इक्वल होगा डी सी के एंड क्यू एम इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ बी सी को, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी सी इक्वल, मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ बी डी, है कि नहीं, 2 टाइम ऑफ क्या बी डी, 2 टाइम ऑफ बी डी इसलिए क्योंकि ये एक बी डी है और ये डी सी है, जबकि बी डी बराबर है डी सी के, तो पूरा कितना है बी सी है, तो बी सी होगा 2 टाइम ऑफ बी डी के इक्वल, मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और देखो इसी प्रकार से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, जैसे पूरा है क्यू आर, क्या है टोटली कितना है क्यू आर है, ठीक है। और क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ क्यू एम। अब कैसे, देखो जो क्यू आर है, क्यू आर पूरा है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये और ये 2 बार हो गया ना, तो पूरा क्यू आर है और ये 2 बार है, तो क्यू आर इक्वल हो गया 2 टाइम ऑफ क्यू एम के, ठीक है। तो ये हो गया। और जो हमें दिया हुआ है उससे ज़रा देखते हैं क्या करते हैं कि बी सी की जगह पर उस पर देखो, ये हमें दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू, ज़रा समझो गौर से, एंड ये दिया हुआ है बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ठीक है। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, अब ये इतना दिया हुआ है, तो बी सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ बी डी, ओके। ये होगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2 टाइम ऑफ बी डी, और उसके नीचे क्या आएगा पी एम, और नहीं क्यू आर, देन क्यू आर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ क्यू एम, 2 टाइम ऑफ क्यू एम, दिस इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ओके। तो ये 2 से 2 जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ठीक है। तो जब मैंने ये लिख दिया, तो मैं लिख सकता हूँ क्या ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम ए डी पी एम। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, समरूप त्रिभुजों की जो होती है संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ठीक है। अब यदि इनकी भुजाएं अनुपातिक है तो ये क्या है, ये समरूप है, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो ये बोल सकते हो कि अनुपातिक भुजा वाले त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जो इनकी भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। देखो ए बी भुजा है, उसकी संगत भुजा क्या है पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम के रेशियो के, ठीक है। और ये जो ए डी अपॉन पी एम का रेशियो है वो भी इक्वल है, मतलब ये सब, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल, क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी इज समरूप टू ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के, बाई ट्रिपल एस समरूपता से, ठीक है। साइड साइड साइड, क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है ना कि जो हमने वो पढ़ी थी ना थ्योरम वगैरह, वो थी कि समरूप त्रिभुजों की वो संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना कि अगर भुजाएं अनुपातिक हैं तो जो हमारे ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। बात क्लियर है ना, एकदम क्लियर, एकदम कोई बात नहीं, चलो हटाओ। अब ये हो गया, अब इसके बाद ये हो गया, तो इसका क्या अर्थ निकलता है, देखो अब जब जब हमारे ट्रायंगल समरूप सिद्ध होगा, इसका मतलब इनकी जो एंगल है क्या है, जो एंगल है, एंगल कौन सा हमारा, अब बताओ ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसके पूरा समरूप है, समझो जरा गौर से, ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये और ये, ठीक है, ये ट्रायंगल है ये वाला, और जो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ये और ये। अब ये एक दूसरे के समरूप है। समरूप त्रिभुजों की मैंने बताई थी कि अगर कोई ट्रायंगल समरूप है तो उनके जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा, कौन सा, ये वाला एंगल होगा, वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब तुम बताओ, ये वाला जो है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल कौन सा, ए बी एंड कौन सा, ए बी डी जो है, एंगल ऑफ ए बी डी इक्वल टू एंगल ऑफ किसके, पी क्यू एम के, है कि नहीं। और जो दूसरी चीज़ है कि ये हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, ए बी बाई पी क्यू जो है वो हमें इक्वल दिया हुआ है बी सी बाई क्यू आर के, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, मैंने कहीं से ये चीज़ें बनाई नहीं है, ठीक है। ये जो है जैसे तो इतना पार्ट मैंने लिखा है, ठीक है, और ये एक एंगल बराबर हो गया।
तो तुम लोगों ने समरूपता पढ़ी थी, ये देखो ये मतलब यहाँ तक का ये पार्ट हो गया। इसके बाद मैं इस तरफ नोट करूँगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि ट्रायंगल ए बी सी इज समरूप टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस समरूपता से। कैसे? एस ए एस समरूपता से, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड। बिकॉज देखो जब पूरा ट्रायंगल मैं लूँगा ना तो ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल कर दिया। इसको बेहतर हुआ कि मैं ए बी डी की जगह क्या लिखूँ, मैं ए बी सी लिख देता हूँ, क्योंकि वो उसी की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं वो ना करके ए बी सी लिख देता हूँ, ठीक है। और पी क्यू एम की जगह मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर। ओके, तो जो ये दो दो हमारे जो ये थे ना, मतलब मेन क्रिटिकल पॉइंट्स वो ये थे कि हमारा जो ये वाला एंगल, हम देखो पहले हमने क्या किया कि हमें पूरे को इसके समरूप प्रूफ करना था। इनकी जो भुजाएं थी वो रेशियो में दी हुई थी, ठीक है। तो जब हमें भुजाएं जो है रेशियो में दी हुई थी तो हमने सोचा कि पहले छोटे वालों को दोनों को समरूप सिद्ध कर लें, तब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। अब जब ये एक एंगल इक्वल हो गया और दो भुजाएं हमें अनुपात में दी हुई हैं, तो हमें जो पता है कि ऐसे ऐसे समरूपता होती है, तो उससे फटाफट प्रूफ कर देंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया। किसी को कोई दिक्कत जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो भी इतनी सी चीज़ में यार। अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है। हो गया? अगर हो गया तो यस बोलो, आगे बढ़ें। हो गया ना? चलो अच्छी बात है। अब बढ़ता हूँ मैं आगे की तरफ। आगे का मतलब है अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मिटाएं इसको। अब देखो आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, कौन सा है 13। इस पे क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल की बजाय बी सी पर इस प्रकार डी स्थित है। एक ट्रायंगल देखो हमें दिया हुआ है ए बी सी, कौन सा? फटाफट ट्रायंगल मान लो ए बी सी, कौन सा? ए बी एंड सी। ए बी सी की एक भुजा बी सी है, कौन सी है? दिस इज द साइड इज बी सी। तो बी सी पर एक पॉइंट डी है, कौन सा है? डी है। वो इस प्रकार प्रेजेंटेड है। देखो यदि मैं इसको इससे जोड़ दूं तो मुझे कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो रहा है। बस क्या दिया है हमें इस पे जो हमें दे रहा है वो मुझे दे रहा है कि जो एंगल है हमारा ए डी सी है, कौन सा? ए डी सी। दैट मीन ए डी एंड सी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल कौन सा? बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है मुझे उस पर, तो जो मुझे सिद्ध करना है। और एक बात बोलूँ, ये जो क्वेश्चन है ना इससे स्टार लगा लो, ये आएगा तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम पे। इस चैप्टर से मैक्सिमम नहीं मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर के या फिर 8-8 नंबर के, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये जो है ये पूछ रहा है सी ए स्क्वायर इक्वल टू, प्रूफ करना है मुझे सी बी इंटू सी डी। अब देखो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, एक और तरीका होता है इसको लिखने का। मान लो ये तो मुझे प्रूफ करना ही करना है, मैं तुम लोगों की बेसिक थिंकिंग के लिए बता रहा हूँ। देखो कैसे इसको लिख सकते हो, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। या तो ये प्रूफ करना है, या फिर हो सकता है कि सी ए अपॉन हो सकता है हमारा सी बी, इसको यहाँ ले इक्वल हो जाएगा हमारा सी डी अपॉन सी ए। ये भी प्रूफ करना हो सकता है। वो मतलब किसी भी टाइप से तुमसे पूछ सकता है, हालांकि पूछा ये है लेकिन 3 टाइप्स में से तुमसे कुछ भी वो प्रूफ करवा सकता है, ठीक है। तो हमें जो उपपत्ति की तरफ चलेंगे सीधे फटाफट। उपपत्ति जो है कि बोल रही है कि वो बोल रही है कि तुम एक काम करो बेटा, ए डी सी और बी ए सी ले लो ट्रायंगल, कौन सा? ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा? बी ए सी, बी ए सी। वो इसलिए क्योंकि इस पे है सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी एंड सी डी अपॉन सी ए। तो पूरा आ रहा ना क्राइटेरिया, ये भी आ रही है ये भी आ रही है। तो उसने एक ट्रायंगल पूरा ले लिया बी ए सी और एक ले लिया आधा ए डी सी, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे अभी, ये जो है एंगल जो हमारा ए डी सी है, ठीक है, कौन सा एंगल है? एंगल जो हमारा ए डी सी है वो हमें इक्वल दिया हुआ है एंगल बी ए सी के। यहाँ से समझो वही ट्रायंगल लेने हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है।
तो एंगल जो ए डी सी इक्वल टू किसके हमारा बी ए सी के, ठीक है। और जो हमारा ए सी बी होगा कौन सा, ए सी बी। अब तुम ज़रा गौर से समझना ज़रा गौर से। जो ट्रायंगल हमारा ए डी सी है कौन सा है, ए डी सी, ये वाला है, समझो ज़रा गौर से। दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज सी, ओके। एंड अनदर ट्रायंगल इज बी ए सी, ये है बी ए एंड सी, ओके। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो अब तुम लोग ये समझो कि जो हमारा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल जो है हमारा, ये हमें इसके इक्वल दिया हुआ है। तो मैंने लिखा ट्रायंगल ए डी सी, दिस इज ए डी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ए सी, ओके। तो मैंने बी ए सी के इक्वल लिख दिया। अब तुम लोग अगर ज़रा और इस पर क्या हो सकता है, और हो सकता है ए सी बी, एक एंगल है हम लोगों का कौन सा, ए सी बी। देखो ये जो एंगल है ना, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी हो रहा है, कौन सा, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। तो क्या होगा कि इसको जैसे एंगल सी है ना, इसको मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी इक्वल हुआ एंगल ए सी डी के, ठीक है। ए सी बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए सी डी के, जैसे ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, ए सी बी जो है, यानी कि जो देखो जो ये वाला एंगल है ना, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, देखो समझो जरा कौन से, ए डी सी, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और एक ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला है, ठीक है। तो जो अगर मैं पूरा लूँगा तो भी सी आएगा, अगर ये वाला लूँगा तो भी सी आएगा, ठीक है। तो सी दोनों में, बस लिखने का तरीका इसलिए है क्योंकि छोटा हो गया तो इसको लिख दिया गया ए सी डी केवल यहाँ तक, क्योंकि छोटा है, और वो बड़ा है तो ए सी बी पूरा हो गया, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं। और जो ये वाला था ये हमें इक्वल पहले से दिया था, और ये हमारा जो है कॉमन है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब यदि हमारे दो एंगल इक्वल हो जाते हैं ना, तो क्या लिखते हैं हम फटाफट, तब लिखते हैं हम कि ट्रायंगल ए डी सी इज समरूप टू ट्रायंगल किसके, बी ए सी के, इसके द्वारा बाई ए समरूपता के द्वारा, ठीक है, ओके। बाई ए समरूपता के द्वारा मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि ए डी सी इक्वल टू, ए डी सी जो है वो हमारा समरूप हो गया किसके, बी ए सी की, ओके। तो अब हम ये तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती हैं। आई ना बात भाई, मैं इसको जानते हो यार, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। कैसी होती है, अनुपातिक होती है, ठीक है। तुम इसको स्टार लगा लो, इसके आने के चांसेस हैं भाई, आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी जो संगत भुजाएं क्या वो अनुपातिक होती हैं। तो इसको रेशियो पे कैसे लाएं, ए डी सी की कोई भुजा ढूंढो, जो हमारे ए डी सी है उसकी कोई भुजा ढूंढो, ए डी सी की। ए डी सी की एक भुजा है हमारी कौन सी है, ए सी, यानी कि सी ए है, और पॉन इसकी एक भुजा ढूंढो उसी मतलब उसी टाइप वाली, कौन सी है ये हमारी, बी सी। अब हमें बराबर करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ये अब प्रूफ करना है तो हम लेंगे भुजाओं का रेशियो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मतलब इस टाइप से तोड़ करके लिख लेते हैं, ताकि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, समझ लो ये प्रूफ हो गया। तो ए सी तो हमारा मिल गया, हमें नीचे क्या करना है, सी बी को इक्वल टू क्या करना है, फिर क्या होगा, ट्रायंगल वो क्या होगा, सी डी ले लेंगे, सी डी इतना सा पार्ट, और उसका ले लेंगे क्या, सी ए, ठीक है, सी डी अपॉन सी ए। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है, ये तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको तुम कुछ इस टाइप से लिखो, और फिर जो ट्रायंगल तुम्हें दिए हुए हैं उनको तुम समरूप प्रूफ कर दो, और बस वही भुजा लिख करके इक्वल कर सकते हो भाई। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब तुम मैचिंग करने पे ध्यान मत दो कि ये भुजा ऐसी है तो वो कैसी भी हो सकती है, क्योंकि ट्रायंगल है, हमें पता नहीं है ना कि उनका मतलब, देखो ये एंगल हमारा इसके इक्वल दिया तो है, उसने दे दिया है, क्योंकि फिगर से थोड़ी ना प्रूफ हो रहा है कि वो इसके इक्वल है, नहीं ना, हो रहा है, किसी को हो रहा है, नहीं होगा। अगर देखो फिगर से एंगल ए डज नॉट इक्वल टू डी, अगर हम फिगर देखें तो हमें पता नहीं चल रहा है कि मतलब कैसा है। लेकिन अब ये जो ट्रायंगल है तुम देखोगे सर ये ऐसी भुजा है, वो उसकी नीचे आनी चाहिए, वो उसकी, क्योंकि पता नहीं ना कि इसका निश्चित शेप कैसा है, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है सी ए बाई सी बी एंड सी ए बाई सी डी। अब इसको यदि फॉरवर्ड करें
तो ये होगा सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो जाएगा हमारा सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। दैट्स प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, फटाफट नोट इट। हाँ हाँ जल्दी कर, नोट करो करो, नोट करते रहो। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे। हो गया ये वाला, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये भाई मोस्ट है भला, आएगा पक्का। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 14 13 14 हो ना। हाँ जी, ये दिया है कि एक ट्रायंगल की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका डी, बस वही है। एक ट्रायंगल बनाओ, कौन सा, और एक ट्रायंगल ये बनाओ, हल्का सा टेढ़ा बना लो, नहीं लगे कि माध्यिका ही है। क्योंकि जब फिगर से थोड़ी सा अगर विजुअलाइजेशन होता रहे ना तो अच्छा लगता है, फिगर देखते में नहीं लगता है, एकदम चित्र सही बना है। जैसे मान लो ये कौन सा दिया है, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, ए पी एंड सी, और इसको क्या मानेंगे, पी क्यू एंड आर, ठीक है। और इनकी कुछ माध्यिकाएं हैं, माध्यिका इसकी कौन सी, ए डी है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, डी है, क्या है, पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये थोड़ी माध्यिका नहीं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और इसकी जो माध्यिका होगी वो है कौन सी है, इसकी पी एम, इसमें लिखी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इतना हमें दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या हमें गिवन है इसमें, तो गिवन तो यही था कि ट्रायंगल जो ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी एंड जो क्या है ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल हमारे ए बी सी एंड पी क्यू आर, दिस इज एंड, ओके। ये ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हो गए। अब ये क्या है कि डी और जो है एम क्या है, माध्यिका वाले बिंदु है, ठीक है, यानी कि माध्यिका है, मान सकते हो, ठीक है। डी नहीं पूरा लिखो, ए डी लिखो, ठीक है, ए डी एंड पी एम ऐसे लिख दिया, माध्यिकाएं हैं। तो अगर माध्यिकाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बी डी है वो इक्वल होगा हमारा डी सी के, ठीक है, इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ बी सी के, ठीक है, ऐसा होगा। एंड जो क्यू एम है वो इक्वल होगा हमारा एम आर के, किसके, एम आर के, एंड इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ क्यू, नहीं यार इतना रखो, बी सी बी डी इक्वल टू डी सी, एंड इस पर क्या रखोगे, क्यू एम इक्वल टू एम आर, ठीक है, इतना रखो। और फिर हमें जो जो हमें सिद्ध करना पहले वो तो देखो, हमें ये सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ये लग तो रहा है ना कि इतना सा प्रूव करना फटाफट नहीं हो पाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा। और इस पर एक चीज़ हमें और गिवन है, क्या गिवन है यार, इसको उठाओ। इस पर दिया है कि भुजाएं जो है ए बी और ए सी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, है ना। ये जो है क्या है, समानुपाती एक दूसरे के। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी माध्यिका ए डी इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू और मतलब पी आर की माध्यिका पी एम के समानुपाती, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, समानुपाती हो गई। अब जो हमें सिद्ध क्या करना है, अब जो है कि जो हमें सिद्ध करना है वो ये है कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल पी क्यू, सॉरी सर्वांगसम में समरूप, ठीक है। अब इस पर क्या हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चनों बिना कंस्ट्रक्शन के तुम्हारी कला में नहीं उठ सकती, ये बात है, ये दिक्कत होती है। अब जो कंस्ट्रक्शन वाला कार्य है वो तो थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि उसको करते हैं। वो जो कंस्ट्रक्शन और मतलब देखो ई डी और उसमें बताया गया है कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ई डी और पी एम को क्रमशः इस पर लिखो, ए डी और
दिस इज ए डी एंड दिस इज पी एम, ठीक है। ए डी और पी एम को क्रमशः, दिस इज क्रमशः, ए डी और पी एम को जो है क्रमशः क्या किया कि हमने ई और एल तक, ई और एल तक जो है कि इस प्रकार मिलाया कि, इस प्रकार बढ़ाया कि, इस प्रकार बढ़ाया है हमने, यानी कि इसको कहाँ तक, इसको बढ़ाया हमने ई तक, ठीक है, और दिस इज एल तक, ठीक है। फिर क्या किया है हमने, बढ़ा दिया ताकि हो जाए कि हमारा जो इस प्रकार बढ़ाया कि जो हमारा ए डी है वो हमारा डी ई के इक्वल हो जाए, एंड जो हमारा पी एम है वो हमारा एम एल के इक्वल हो जाए। इतनी सी बात है, ठीक है। बात समझ में आई ना? आई सभी को समझ में आई ना बात? एक एक बात गौर से सुनना, ये जो तुम अभी समझ नहीं रहे हो ना कि इसकी कीमत, अगर अभी से प्रैक्टिस मेहनत नहीं करोगे ना तो आगे चल के तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब एग्जाम पास पे आएगा ना तो एकदम फटाफट 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 पढ़ने में लग जाओगे, लेकिन वो उतना कवरअप हो नहीं पाता। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से अपने जो स्टडी है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दो, ठीक है, फटाफट स्पीड से। और फिर क्या है कि बी तथा ई को सी से, बी और ई को क्या लिखा है, बी अच्छा बी को, बी और ई को लिखो, यहाँ पर लिखो, मैं लिखवाता हूँ, बी और सी से ई को ये है कि बी और सी से ई को तथा एक चीज़ और है कि क्यू और आर को एल से क्या कर दिया कि ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एल से हमने मिला दिया। ओके, कोई दिक्कत किसी को? मैंने बी से किसको मिला दिया, ई को, और सी से मिला दिया भी ई को, और जो है मैंने इसको इससे मिला दिया और इसको भी मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। दरअसल थोड़ी सी चित्र गड़बड़ टाइप में ना लगे, जी ऐसे आ गया, ठीक है, ओके, ठीक लग रहा ना? क्योंकि चित्र का जो विजुअलाइजेशन होता है वो थोड़ी अच्छा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन करने में या पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। ये हो गया, इतनी सी बात एकदम सबको क्लियर है ना? फिर क्या करते हैं हम कि ए डी और पी एम की ये तो पता है कि ए डी और पी एम त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं, मैंने ऊपर ही लिख दिया है। और इस पर क्या दिया है कि बी डी इक्वल टू डी सी, वो हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बी डी इक्वल है इसके हमारे डी सी के, एंड सेकेंड थिंग क्यू एम इक्वल है हमारा एम आर के, ठीक है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस पर क्या है कि फिर क्या है, ई डी इक्वल है हमारा डी ई के, वो भी ऊपर लिखा हुआ है, ई डी जो है वो इक्वल है किसके, डी ई के, एंड जो पी एम है वो किसके इक्वल है, एम एल के। अब तुम ये समझो यार कि बी डी इक्वल है हमारा डी सी के, और ए डी इक्वल है हमारा डी ई के, और क्यू एम इक्वल है हमारा एम आर के, पी एम इक्वल है एम एल के। अब यदि तुमको ये सब सोच के देख के कुछ चीज़ें याद आ रही हो तो बोलो, याद आ रही है कि नहीं? अगर याद नहीं आ रही तो कहो तो मैं याद दिलवा दूँ। कौन सी बातें? एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांट देते हैं। कहो तो लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। बात क्लियर है ना एकदम? अगर समांतर, अगर इसके विकर्ण देखो जी जो है ना कि ये जो है एक दूसरे को बराबर में विभक्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अतः ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी एंड पी क्यू एल आर क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। ये बात समझो, क्या है कि समांतर चतुर्भुज है।
क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ही एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। अब यार कि अगर तुम्हें एक बात याद हो कि समांतर चतुर्भुज की एक और खासियत होती है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैंने लिखवाया था, लिख लो यहाँ पर। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, कौन सी सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने की। सम्मुख भुजाएं क्या है कि बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं जो है कि बराबर होती, ठीक है। तो समांतर जो चतुर्भुज है उसकी जो है सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यदि मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी जो सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ए बी इक्वल किसके हो जाएगी हमारी, ए बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ई सी। तब क्या होगा कि हमारी ए बी इक्वल हो जाएगी किसके, ई सी के। और जो हमारी ए सी है वो इक्वल हो किसके, किसके, बी ई की। और यदि उसका देखें, किसका, उस वाले का, तो इसी प्रकार से उसका वैल्यू लग सकते हैं कि पी आर जो है वो इक्वल होगा किसके, क्यू एल के। एंड जो पी क्यू होगा वो इक्वल होगा हमारा किसके, क्यू नहीं पी क्यू होगा वो होगा इक्वल आर एल के। ठीक है, तो इतनी बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन हमें एक चीज़ कौन सी क्या है दी हुई है, क्या दी हुई है, ये जो भुजाओं का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। ज़रा इसको नोट करें, ये दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ठीक है। ज़रा गौर से देखो इसको, जैसे ये दिया हुआ है ना, तो ए सी की जगह मैं कुछ लिख रहा हूँ क्या, नहीं, ये है कि तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई पी क्यू दिया हुआ है। और देखो ज़रा गौर से समझो, ए बी की जगह ए बी, पी क्यू की जगह पी क्यू, बट ए सी की जगह क्या लग सकता हूँ मैं, क्या, ए सी जो मेरा इक्वल है किसके, वो बी ई, भाई ई सी नहीं है, ए सी हमारा किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर जैसे ए सी है ना, ए सी की जगह पर बी ई लिख सकता हूँ, ठीक है, बी ई अपॉन फिर क्या है पी आर, और पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एल इक्वल टू, देखो इस पर यदि ए डी बाई पी एम है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ ए डी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ पी एम। इसको मैं 2 टाइम्स क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं किसी भी संख्या से, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा या भाग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, ओके। और जब ये बात होगी, जो हमारा 2 टाइम जो हमारा ए डी है, यदि मैं ए डी को क्या करता हूँ कि 2 टाइम्स करता हूँ, ए डी और ए डी, तो ये क्या बन जाता है पूरा ए ई, समझना जरा गौर से। ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल इक्वल टू ए डी। ए डी इक्वल है हमारा डी ई के, तो 2 टाइम ऑफ ए डी क्या होगा, ए ई के इक्वल होगा, किसके होगा, ए ई के, ओके। और जो है कि जो हमारा 2 टाइम ऑफ क्या होगा, बी डी एंड डी सी, तो 2 टाइम ऑफ नहीं इसकी बात नहीं कर रहे, ये पी एम है, क्या है पी एम। अगर 2 टाइम ऑफ पी एम जो है, ये पी एम और ये एम एल दोनों इक्वल है, तो ये भी ये तो 2 टाइम ऑफ पी एल के इक्वल हो जाएंगे, किसके, पी एल के इक्वल। ज़रा देखो ना कि 2 टाइम यदि पी एम को मैं 2 बार जोड़ूँ तो क्या बन जा रहा है, पी एल बन जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी, समझो जरा कौन सी भुजा कौन सी है, ए बी पी क्यू, फिर बी ई क्यू एल, ए ई पी एल। तो देखो जो ये वाला ट्रायंगल बना, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल जो बना, ये ट्रायंगल, और इसका कौन सा ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए, ठीक है। तब मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी ई इज समरूप टू ट्रायंगल किसके, पी क्यू एल के, बाई ट्रिपल एस समरूपता, ओके। एकदम क्लियर है ना, क्योंकि ए बी का जो रेशियो है वो पी क्यू के नीचे आ गया, और जो बी ई है वो किसके हो गया, क्यू एल के, और जो ए ई है
वो हो गया किसके, पी एल के। ओके, तो जब ये हो गया तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं। क्या मतलब, संगत कोण यानी कि जो ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, तो ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा, नहीं इसके नहीं, इसके बराबर होगा, और जो ये होगा वो इसके बराबर होगा। तो कहो तो कुछ मिटा दें क्या, क्योंकि यार स्पेस बची नहीं है। इसे फटाफट नोट कर लो, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, चित्र छोड़ के मैं पूरा मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया, क्योंकि जगह नहीं है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है कि जो एंगल मैंने लिया कौन सा, बी ए ई, बी ए ई, कैसे, समरूप जो ट्रायंगल होते क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत जो कोण है वो बराबर होते हैं। हालांकि ये तुम्हें जो है ना कि बहुत बार रट चुकी होगी, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो एंगल होगा हमारा कौन सा, बी ए सी, बी ए सी, बी ए ई, कौन सा, बी ए ई, वो इक्वल होगा हमारा क्यू पी एल के, किसके, क्यू पी एल के, है कि नहीं, वो हमारा इक्वल होगा क्यू पी एल के। और इसको मैं समीकरण नंबर 1 मानना चाहूँगा, हो गया। और फिर पढ़ूंगा मैं इसको, फटाफट हो गया ना, ये वाला खत्म करो, इसको हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको उठाते। ज़रा गौर से समझो यार, रेखा गणित इतनी टफ नहीं है भाई, प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो जैसे मैंने ट्रायंगल ए बी ई को और इसके समरूप सिद्ध किया था, ठीक उसी प्रकार मैं कर सकता हूँ कि ट्रायंगल जो है ए सी ई, उस साइड वाले के समरूप होगा, ठीक है, समरूप होगा ट्रायंगल पी आर एल के, ठीक है। इसी प्रकार, जिस प्रकार से इतना बवाल करते हुए, तो ये बवाल दोबारा ना करना पड़े इसलिए हम लोग लिख देते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, लाइक एज दिस। ओके, तो मैंने लिख दिया इसी प्रकार से। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमारा इसके समरूप हो गया, तो जो इसी प्रकार लिख देंगे तो ये वाला जो है उसके समरूप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को नहीं दिक्कत। अब ये हो गया, तो इसका भी जो एंगल होगा कौन सा, ये वाला, नहीं ये एंगल जो होगा ये वाला, कौन सा, ये वाला एंगल, इसका ये कौन सा होगा, सी ए ई, एंगल सी ए ई, दैट विल बी इक्वल टू एंगल आर पी एल, कौन सा, आर पी एल। इसको मैं मानता हूँ समीकरण नंबर क्या 2 मानता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ 1 और 2 को ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। जब 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ तो जो जगह एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई, दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी एल। ओके, एंड जब हम इसको जोड़ते हैं कि बी ए ई और प्लस करेंगे किसको, सी ए ई को, तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा, ए बन जाएगा, एंगल ए बन जाएगा पूरा। यदि इन दोनों को जब जोड़ देंगे, आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये, जो पूरा क्या बन जाएगा, एंगल पी, ठीक है। तो जो हमारा एंगल ए है, क्या है कि एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल पी के, है कि नहीं। इसको पूरा साफ करते हैं, ठीक है। एंगल ए जो है हमारा, कौन सा एंगल ए है, एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल पी के, ठीक है। अब जब एंगल ए पी के इक्वल हो गया हमारा, और हमें जो साइड्स थी, वो जो भुजाएं हमें दी हुई थी कौन सी, ई बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ई सी अपॉन पी आर, ये हमें साइड दी हुई है इक्वल। जो मैंने मतलब लिखा था ना कि गिवन दैट, जो भी दिया हुआ है उस पर 3 भुजाएं थी, एक माध्यिका भी थी ए डी बाई पी एम, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, ये 2 चीज़ें ले ली, कौन कौन सी, ये। तो ये एंगल और ये भुजाएं बताओ कौन सा ट्रायंगल की है, एंगल ए इस एंगल पी, ए बी और ए सी। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल हमारा ये वाला है, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल जो है, कौन सा, ये, और कौन सा ट्रायंगल, ये, यानी कि दिस ट्रायंगल, देखो समझो, तो क्या वो कि दिस ट्रायंगल इज दिस ट्रायंगल, इसकी जो 2 साइड हो गई, ये वाली साइड इसके रेशियो पे, ये वाली साइड इसके रेशियो पे, और ये एक एंगल इक्वल हो गया। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी 6.5,
उस पर था कि अगर एक एंगल इक्वल है और दो बजाय रेशियो में है तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ अतः कि ट्रायंगल क्या होगा कि ए बी सी जो होगा, कौन सा ए बी सी, वो समरूप होगा किसके, ट्रायंगल के पी क्यू आर के। कैसे, बाई एस ए एस समरूपता से। ये लिखना आवश्यक होता है कि कौन सी समरूपता से आप इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, एक बात एकदम याद रखना कि एस एस ए समरूपता नहीं होती। अब हल्का सा बताया था कि क्यों नहीं होती। ठीक है, और यदि किसी दिन मतलब मेरा मन हुआ कि थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए तो वैसे तुम्हें आवश्यकता नहीं एक्स्ट्रा की। ठीक है, जो तुम्हारा जो मतलब सिलेबस पे है पहले उतना कवर अप कर लो जल्दी से फटाफट। 1-2 महीने में इसको पूरा ख़त्म करते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर इसके बाद जो मतलब मैं छाट के चीज़ें लाया करूँगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें, मतलब बेसिक या फिर थोड़ी फिजिकली समझने वाली चीज़ें। ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट तुम लोगों का कुछ बढ़ेगा, लेकिन पहले उससे पहले आवश्यक है कि अपना जो सिलेबस है पहले वो कवर अप किया जाए। ठीक है, तो इसको जो है फटाफट क्या करिए, क्या करोगे, नोट। ठीक है, तो इसे तुम लोग क्या करो, फटाफट एकदम कर लो नोट। ठीक है, तो भाई एकदम 2 क्वेश्चन बचे हैं केवल, 14 एंड 15। उसको ख़त्म करने के बाद लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, थोड़ी लेंदी था बट इजी था। अब देखो जो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 15वां नंबर का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक 6 मीटर वाला एक खंबा है। कौन सा, एक खंबा है, कितना मीटर का है ये जो स्तंभ है ये कितना मीटर का है, 6 मीटर का है। ठीक है, और इसकी कुछ प्रतिबिंब बन रही, कौन सी छाया बन रही, कितनी, 4 मीटर की। इसकी छाया बन रही कितनी, 4 मीटर की। इसको मैंने ऐड किया, इसको मैंने मान लिया ए, इसको माना मैंने बी, इसको माना मैंने सी, और ये हमारे कौन से सूर्य देवता है। ठीक है, वो मतलब जब उनकी धूप निकली सूर्य भगवान की तो मतलब वो स्तंभ था, उसकी प्रतिबिंब बन गई 4 मीटर की, तो उसको हमने मैच कर दिया। और जस्ट उसी टाइम पे, कब, जस्ट सेम टाइम, यानी कि जस्ट सेम टाइम पे क्या हुआ कि एक अन्य घटना घटी। क्या थी कि उसी टाइम पर एक मीनार खड़ी थी। कौन सी मीनार, लंबी चौड़ी भाई मीनार। मीनार को मैं एक लाइन से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या थी, एक मीनार थी। ठीक है, और इसकी जो वो क्या है ना कि इसकी जो छाया की लंबाई है ये कितनी है मुझे पता नहीं, मैं इसको x मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 28 मीटर्स। कितनी है, 28 मीटर्स। ये हमारे सूर्य भगवान है। अब ज़रा इसमें समझने वाली बात ये है कि कुछ नहीं, इसको मानता हूँ मैं पी क्यू आर। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि देखो जो एंगल होगा, कौन सा, ये सूर्य देव का जो एंगल होगा वो अगर सेम टाइम पे है तो हर एक वस्तु पर इक्वल होता है। ठीक है, जब सूर्य भगवान निकलते हैं ऐसे, तो अगर उनके सामने कोई भी वस्तु आए तो उस वस्तु के सिर से सूर्य भगवान का जो कोण होता है वो बराबर होता है सभी का, अगर उसी टाइम पे बात की जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखो अगर कुछ मानना है तो मानो कि खंबे की ऊंचाई, ये सब कुछ नहीं मानना। ये अपना खंबा है और ये क्या है, अपना मीनार है अपनी, और वो छाया। और इसको क्या करते हैं, फटाफट क्या देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में हम क्या देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा ये दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जो एंगल होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, क्यू पी आर। ये क्या होगी, एक ही समय पर सूर्य का कोण। इस पे लिख दो कि एक ही समय पर जो है कि सूर्य का कोण। ठीक है, ये जो क्या है कि एक ही टाइम पर सूर्य का कोण है। और चाहे कोई खंबा खड़ा हो चाहे कोई मीनार खड़ी हो, वो 90 डिग्री पे ही खड़ी होती है। तुमने कभी नहीं देखा कि कोई खंबा हो वो एकदम इस तरह खड़ा हो, इस तरह खड़ा हो, नहीं। एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, यानी कि 90 डिग्री पे ही वो हमेशा खड़ा होता है। ठीक है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। तब क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए समरूपता से। ठीक है,
अब यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। तो एक संगत भुजा क्या होगी हमारी ए बी, इसके अनुपात में मैं क्या ले लूँगा पी क्यू, इक्वल टू मैं ले लूँगा इसको बी सी को, बी सी इसकी ले लूँगा मैं क्यू आर। ओके, देन द लेंथ ऑफ द साइड ए बी इज 6 मीटर एंड पी क्यू कितनी x मीटर पता नहीं है, इक्वल टू बी सी कितनी है 4 मीटर एंड क्यू आर कितनी है 28 मीटर। तो 4 सत्ते 28, 7 हो जाएगा ये, और 6 सत्ते 42 कितना हो जाएगा 42 मीटर, यानी कि 42 मीटर की जो है ये हमारा स्तंभ होगा, वो मतलब मीनार होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे ख़त्म करते हैं। हो गया ये, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कौन सा 16 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 है हमारा। ये क्या बोल रहा है, ए डी और पी एम जो जो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएँ हैं। एक ट्रायंगल कौन सा हमारा ए बी सी है, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू और आर। ठीक है, तो जो ए डी और पी एम है ये कौन सी, ये क्या है ए डी और ये क्या है पी एम, ये क्या है माध्यिकाएँ हैं, ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, हमें जो दिया है कि जो ए डी है और एंड क्या है कि पी एम है, वो क्या है कि माध्यिकाएँ हैं। अब ये ट्रायंगल वगैरह हैं तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब चित्र के अनुसार शो हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, और एक चीज़ और दी हुई है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी इज वो समरूप टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और हमें सिद्ध क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना है वो इस प्रकार है कि सिद्ध करना है मुझे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई किसके पी एम की। ओके, तो मुझे ये क्या करना है कि प्रूफ करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर फटाफट कर देते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को भी थोड़ी वेट हो रहा होगा ना कि सर ख़त्म करें जल्दी, चलो ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, अब यदि हमें त्रिभुज समरूप दिए हुए, कौन से दिए हुए ए बी सी, ये समरूप हमें किसके दिया हुआ है पी क्यू आर के। अब तुम लोग इसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, बार बार, कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती हैं। ठीक है, तो जो ए बी है अपॉन पी क्यू है उसका रेशियो बराबर होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के, इसका अपॉन इसका, इसका अपॉन इसका, इसका अपॉन इसका। तो ये हमने हो गया हमारा। अब जो है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अब ये समझो जो बी सी है इसमें मैंने बताया था कि बी डी इक्वल किसके है डी सी के। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और जो क्या है कि हमारा कि बी सी को मैं लिख सकता हूँ क्या बी डी प्लस डी सी, है कि नहीं, बी सी को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी सी। तो बी सी इक्वल टू बी डी को, जो बी डी है हमारी वो हमारा डी सी के इक्वल है, तो बी डी प्लस बी डी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ बी डी, यानी कि बी सी को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ बी डी। ओके, 2 टाइम ऑफ बी डी। इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ कि जो क्यू आर है, ये जो पूरा क्यू आर है इसको मैं लिखता हूँ मैं क्यू एम इक्वल टू एम आर, बट ये माध्यिका है तो क्यू एम बराबर होगा हमारा एम आर के, क्योंकि माध्यिका किसी भुजा को 2 बराबर भागों में तोड़ती है। ठीक है, तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारा किसके कि क्यू एम प्लस क्यू एम, तो क्यू आर हो जाएगा हमारा 2 टाइम ऑफ क्यू एम। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आर की जगह मैं क्या लिखूँगा 2 टाइम ऑफ क्यू एम, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, है कि नहीं। तो यदि ऐसा है तो
क्या ले सकते हैं इसको कि जो, ठीक है इसको मतलब छोड़ देते हैं यहीं पर, ठीक है। फिर क्या क्या करता हूँ कि जो ट्रायंगल कौन सा ए बी डी है, ए बी डी लेता हूँ मैं, कौन सा कि ए बी डी, ए ट्रायंगल लेता हूँ मैं ए बी डी, इसको मैंने छोड़ दिया यहीं पे, ठीक है। ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में, ठीक है। ए बी डी, दिस इज ए बी डी एंड पी क्यू एम, इसको करके यहीं पर छोड़ दिया, अभी इसका काम आएगा, ठीक है। और ये ले लिया मैंने ए बी डी एंड पी क्यू एम, ठीक है। इस पर क्या है हमारा कि अगर ये हमें समरूप दिए हुए हैं तो समरूप त्रिभुजों में क्या है कि भुजाएं अनुपातिक होती हैं और कोण क्या है बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ठीक है। समरूप का मतलब ये होता है कि अगर दो तुम्हें त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं तो उनके तीनों कोण बराबर मान लो और भुजाओं को रेशियो में मान लो, ठीक है। तो जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, किसके, एंगल बी होगा किसके, एंगल क्यू की। ये क्या है हमें दिया है क्योंकि हमें समरूप दे दिया उसने पहले, ठीक है। अब क्या है कि और ये जो भुजा है ना कौन सी, ए बी, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद सीधे यहाँ। फिर जो हमारी जो भुजा है कौन सी, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी एम, बी एम नहीं बी डी, बी डी बाई क्यू एम। अब समझो, मैंने इसका ले लिया क्या, ए बी ले लिया और ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो मैंने इसको इसके बराबर यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। इसलिए तो बोल रहा था कि ज़रा रुको अभी इसका भी यूज़ होगा। और ये एंगल बराबर है और थ्योरम 6.5 क्या थी, एक एंगल बराबर हो, दो भुजाएं रेशियो पे हो तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा हमारा कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो समरूप होगा हमारा ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के बाई एस ए एस से, ठीक है। बाई यूजिंग थ्योरम 6.5 एक एंगल हमारा इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम हो गया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, अगर ये हमारा क्या है कि अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की क्या होती हैं, हमें सिद्ध करना था, ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एम, बस यही तो सिद्ध करना था ना यार। क्या था कि बी डी बाई हमें सिद्ध करना था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये प्रूफ करना था, ठीक है। और हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा सर्वांग सिद्ध हो गया ना, मतलब समरूप सिद्ध हो गया ना। फिर समरूप त्रिभुजों की क्या होती है वो, ये जो देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये क्या है कि इसके पूरा समरूप हो गया। तो इसकी भुजा और इसकी भुजा का रेशियो क्या होगा, देखो तब क्या होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो और ई डी अपॉन पी एम का रेशियो, ये हमारा हैंस अप्रूव्ड हो गया। अब ये क्यों हो गया भाई क्योंकि मैंने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के समरूप प्रूफ कर दिया। अब जब मैंने इसको समरूप प्रूफ कर दिया तो इनकी भुजाओं का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो बस वही हमसे वो पूछ रहा था, हम सोचे केवल इतना पूछ रहा है लेकिन वो ये पूछ रहा था। तो बात समझ में आई, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत कमेंट में, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करेंगे और आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 थी वो एकदम ख़त्म हो चुकी है और अगले लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे जो थ्योरम 6.6 है और एक्सरसाइज जो है 6.4 उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो ये जो क्या है कि समझाने का जो मेथड है, अगर आप लोगों को समझ में आया है अच्छे से तो इस वीडियो को मतलब लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हमारा हौसला बढ़ता है इससे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे, ओके।